Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Let's go to success. Let's start section 10 of FEMA, that is authorized person. Who can be authorized person? Authorized dealer, money changer और offshore banking. Authorized dealer कौन होते हैं? जैसे कॉमर्शियल बैंक्स हो गए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई. मनी चेंजर जैसे कि हमने अपनी करेंसी को इंडियन रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाना है तो वो काम कौन करते हैं? मनी चेंजर. ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स कौन सी होती हैं? ऐसी बैंक ब्रांचेज जो कि सेज में एस्टैब्लिश की जाती हैं. सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऐसे जोन्स बनाए जाते हैं जो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट करते हैं. जो बिजनेस यूनिट सेज में डेवलप की जाती हैं वो अपने प्रोडक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एक्सपोर्ट करती हैं. तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या करती हैं? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बिजनेस यूनिट्स को पैसा प्रोवाइड करती हैं. तो अगर आप ऑथराइज डीलर हो, मनी चेंजर हो, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो तो आप ऑथराइज पर्सन बन सकते हो अकॉर्डिंग टू फेमा. अगर आपने अथॉराइज पर्सन किस लिए बनना है? टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी. फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करने के लिए आप ऑथराइज पर्सन बनना चाहते हो. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन देनी होगी टू RBI. ऑथराइज पर्सन बनने के लिए आपको RBI के पास जाना पड़ेगा, उसे एप्लीकेशन देनी होगी. दैट कवर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. उसके बाद RBI को अगर फिट लगता है, सभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपके पर्पस को देखकर आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी अंडर द सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ऑफ फेमा. तो आपको जो RBI ऑथराइजेशन दे रहा है वो इन द रिटर्न होगी. और इसमें एक बात और ऐड की गई है, शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लेड डाउन देयर इन. RBI जब आपको एज ऑथराइज पर्सन ऑथराइज कर रहा है तो रिटर्न में आपको सभी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी जाएंगी जो आपको फॉलो करनी होगी. नेक्स्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 3. इसे हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम सबसेक्शन 4 पढ़ते हैं. देखते हैं सबसेक्शन 4 में क्या कहा गया है. सबसेक्शन 4, एन ऑथराइज पर्सन शैल इन ऑल हिज डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी. कोई भी ऑथराइज पर्सन जब फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी में डीलिंग कर रहा है, कंप्लाई सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शन और ऑर्डर एज द RBI में फ्रॉम टाइम टू टाइम थिंक फिट टू गिव. कहते हैं RBI क्या है, टाइम टू टाइम जैसे आपको जनरल स्पेशल डायरेक्शन दे रहा है, आपको ऑर्डर दे रहा है, रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस बना रहा है, टाइम टू टाइम जैसे इसको फिट लगता है आपको सभी फॉलो करने पड़ेंगे. एक बात तो इसमें और ऐड की गई है, एक्सेप्ट एन ऑथराइज पर्सन शैल नॉट इंगेज इन एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी विच इज़ नॉट एन कन्फर्मिटी with the terms of his authorization under this section. कि ऑथराइज पर्सन किसी भी ऐसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ना हो. ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें वो डील कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी वाली ट्रांजेक्शन में वो डील कर रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन ऐसी ना हो कि उसकी, जब RBI ने उसको ऑथराइज किया था, कि उसकी टर्म्स और कंडीशंस के खिलाफ हो, उसने फेमा के नियमों का उल्लंघन किया हो, या फिर जो RBI ने उसी जो टर्म एंड कंडीशंस बताई थी उसका उल्लंघन किया ना हो. तो वो बाकी जो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो RBI उसको ऑथराइज पर्सन को फॉलो करने पड़ेंगे. दैट टेल अस सेक्शन 10 सबसेक्शन 4. लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है जब ऑथराइज पर्सन RBI के बताए नियमों का उल्लंघन करे, उसको ना माने, तो उस केस में क्या होगा वो हमें बताता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 3. इस केस में क्या हो जाएगा, RBI में रिवोक्ड. तो जो उसकी ऑथराइजेशन है ऑथराइज पर्सन की, उसकी ऑथराइजेशन रिवोक हो जाएगी. कौन रिवोक करेगा? RBI. लेकिन कब? जब वो सेटिस्फाई हो, इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट सो टू डू. अगर RBI को लगे किसी भी ऑथराइज पर्सन की ऑथराइजेशन को रिवोक करना पब्लिक इंटरेस्ट में है, या फिर authorized person has failed to comply with the conditions subject to which the authorization was granted. जिस बात के लिए, जिस सब्जेक्ट के लिए ऑथराइज पर्सन को ऑथराइज किया गया है, उस प्रोविजंस को उसने कंप्लाई नहीं किया,
और हैज़ कॉन्ट्रावेंट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर फेमा एक्ट के प्रोविजंस को उसने कॉन्ट्राविन किया है, उसका नियमों का उल्लंघन किया है, और एनी रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन डायरेक्शन और ऑर्डर मेड दीज अंडर, या फिर उसने ऑर्डर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। तो इस केस में क्या किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑथराइजेशन शैल बी रिवोक ऑन एनी ग्राउंड। अब कहते हैं कि उसकी अथॉरिटी को रिवोक नहीं किया जाएगा, ऊपर बोल रहे हैं कि अथॉरिटी को रिवोक किया जाएगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि अथॉरिटी को रिवोक नहीं किया जाएगा ऑन एनी ग्राउंड रेफर्ड टू इन दिस क्लोज अनलेस बी the authorized person has been given a reasonable opportunity of making representation in the matter। उसे एक मौका दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना पक्ष रखने की, खुद को रिप्रेजेंट करने की, कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे मिस्टेक हुई है, उसने जानबूझकर किया। लेकिन उसे अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी अपना पक्ष रखने की अगर बी केस है, मतलब अगर उसने फेमा के नियमों का उल्लंघन किया है, आरबीआई की बात नहीं मानी, तब तो उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन अगर ए केस है तब उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ऑथराइज पर्सन के ऑथराइजेशन को रिवोक किया था, तो उसे कोई मौका नहीं मिलेगा, आरबीआई उसकी ऑथराइजेशन को रिवोक कर देगा। लेकिन अगर सेकंड बी केस है तो आरबीआई ऑथराइज पर्सन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा अपना पक्ष रखने की। उसके बाद क्या होगा, अगर आरबीआई को फिट लगता है ऑथराइज पर्सन की ऑथराइजेशन को रिवोक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। ये क्या है, हमें ड्यूटीज़ के बारे में बताता है कि ऑथराइज पर्सन की क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एन ऑथराइज पर्सन शैल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ट्रांजेक्शन इन फॉरेक्स ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। जब कोई ऑथराइज पर्सन किसी पर्सन के बिहाफ पर कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, रिक्वायर्ड दैट पर्सन टू मेक सच डिक्लेरेशन एंड to give such information and as will reasonably satisfy him that the transaction will not involve and is not designed for the purpose of any contravention or evasion of provision of this act or of any rule, regulation, notification, direction or order made there under। कहने का मतलब है, अगर ऑथराइज पर्सन किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है, किसी पर्सन के बिहाफ पर कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उसे ऑथराइज पर्सन को उस पर्सन से डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं वो इस फेमा एक्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा, या फिर इसको ऐसे डिज़ाइन, इस ट्रांजेक्शन को इस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया कि किसी भी रूल्स रेगुलेशन का या प्रोविज़न का उल्लंघन हो। एंड वेयर द सैड पर्सन रिफ्यूज टू कंप्लाई विद एनी सच रिक्वायरमेंट। और जब वो पर्सन जिसकी भी यहाँ पर एपी काम कर रहा है, ऑथराइज पर्सन काम कर रहा है, वो मना कर दे, वो डिक्लेरेशन देने से मना कर दे, या फिर जो उसने डिक्लेरेशन दी है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो ऑथराइज पर्सन को क्या करना चाहिए, वो ट्रांजेक्शन करने से रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि मैं ये ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा। उसकी ये ड्यूटी तो बनती है कि वो रिफ्यूज़ भी करे, प्लस वो क्या करे, आरबीआई को रिपोर्ट करे इस मैटर पर कि दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन फेमा के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 6। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन। देखिए ये ऑथराइज अदर देन भी है, लेकिन ऑथराइज पर्सन के सेक्शन में भी दे रखा है, तो ये बात तो कहीं ना कहीं एपी पर अप्लाई होती है, ऑथराइज पर्सन पर अप्लाई होती है, इसलिए इस सेक्शन में इसको डाला गया है। Who has acquired or purchased foreign exchange for the purpose mentioned in the declaration made by him to authorized person। कहते हैं आप किसी पर्सन ने ऑथराइज पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज ली और अपने डिक्लेरेशन में पर्पस दे दिया कि मैं इस पर्पस के लिए आपसे पैसा ले रहा हूँ, ऑथराइज पर्सन से पैसा ले रहा हूँ। जैसे कि आपने पैसा लिया किसी ऑथराइज पर्सन से और डिक्लेरेशन दी कि मैं घूमने जा रहा हूँ इसलिए मेरे को पैसा चाहिए, तो बट डज नॉट यूज़ इट
to authorized person within the specified period of use of the foreign exchange so acquired or purchase। तो आपने उस पर्पज जिस पर्पज़ के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ली थी उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया। जैसे आपने फॉरेन एक्सचेंज क्यों ली कि आप घूमने जा रहे, लेकिन आप घूमने गए नहीं, आप घूमने भी नहीं गए, प्लस वो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी उसको वापस भी नहीं दी, ऑथराइज पर्सन को वापस भी नहीं दी, और आपने क्या किया, उसका यूज़ कर लिया फॉर एनी अदर पर्पज़, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। और पर्पज़ भी कैसा था, फॉर विच परचेज और एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट परमिजिबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस और डायरेक्शंस और ऑर्डर मेड देयर अंडर। तो हाँ, हमने घूमने जाने के लिए पैसा निकलवाया था, दैट इज़ परमिजिबल ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में पढ़ा था। लेकिन हमने घूमने नहीं गए और पैसा एपी को वापस भी नहीं किया, और हमने उस पैसे का ऐसे ट्रांजेक्शन्स करने के लिए यूज़ कर लिया जो कि हमारे लिए परमिजिबल नहीं है, अलाउड नहीं है। तो इस केस में ये माना जाएगा कि आपने फीमा के एक्ट का कॉन्ट्रावीन किया है। इस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है। तो देखिए ये बात वैसे हम जैसे जो ऑथराइज पर्सन नहीं है उन पर अप्लाई होती है, लेकिन इस सेक्शन में इसलिए दिया गया क्योंकि हम फॉरेन करेंसी किससे ले रहे हैं, ऑथराइज पर्सन से ले रहे हैं। इसलिए ऑथराइज पर्सन को इन बातों का ध्यान रखना होगा कि ऑथराइज पर्सन अगर किसी भी और पर्सन को फॉरेन करेंसी दे रहा है तो उसने डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग पर्पज़, जिस पर्पज़ के लिए उसने पैसा लिया था वो यूज़ कर भी रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट है सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बताता है, रिजर्व बैंक्स पावर टू इशू डायरेक्शन टू ऑथोराइज पर्सन। हमने पढ़ा पहले कि ऑथोराइज पर्सन को जो भी आरबीआई डायरेक्शन इशू कर रही है, ऑर्डर दे रही है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आरबीआई तभी डायरेक्शन इशू करेगी ना अगर उसके पास पावर है। तो देखते हैं कौन सी पावर्स हैं। आरबीआई क्या कर सकती है, फेमा एक्ट के प्रोविजंस की सिक्योरिंग कंप्लाइंस के लिए, मतलब कि फेमा के प्रोविजंस सही से कंप्लाई हो रहे हैं, रूल्स बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकता है, नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है ऑथराइज पर्सन को कि वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करे या ना करे। तो ऑथराइज पर्सन को ये मानना पड़ेगा आरबीआई के पास ये पावर है। कहते हैं अगर ऑथराइज पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है एंड किसी भी आरबीआई की डायरेक्शन का, तो इस केस में उसको पेनल्टी लगेगी। पहले उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, और जो भी अपना वो पक्ष रखेगा, अगर आरबीआई उसे सेटिस्फाई नहीं है तो आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा, कितनी, 10,000 रुपीज़। लेकिन अगर वो उल्लंघन कर रहा है, नियमों का उल्लंघन कंटिन्यू कर रहा है, तो उसे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे विच कैन बी 2,000 रुपीज़ एवरी डे। तो ये किसके बारे में बताता है कि उसको पेनल्टी क्या लगेगी और आरबीआई के पास क्या पावर है, दैट इन्वॉल्व इन सेक्शन 10, दैट इंक्लूड इन सेक्शन 10। नेक्स्ट है सेक्शन 12, पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इंस्पेक्ट ऑथोराइज्ड पर्सन। हमने सेक्शन 11 में पढ़ा कि आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई के पास पावर है कि डायरेक्शन इशू कर सके, ऑर्डर दे सके। अब आरबीआई के इंस्पेक्ट भी कर सकता है, जांच भी कर सकता है कि ऑथोराइज्ड पर्सन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आरबीआई के पास ये पावर भी है जो हमें फेमस सेक्शन 12 बताता है। द रिजर्व बैंक में एट एनी टाइम कोज एन इंस्पेक्शन, रिजर्व बैंक जब भी उसे फिट लगे कभी भी इंस्पेक्शन कर सकता है, लेकिन इंस्पेक्शन कोई भी नहीं करेगा, वही ऑफिसर करेगा जिसको आरबीआई ऑथोराइज करेगा इन राइटिंग बाय द आरबीआई इन हिज बिहाफ ऑफ बिजनेस ऑफ एनी ऑथोराइज पर्सन। जिसको आरबीआई क्या करेगा, ऑथोराइज करेगा कि आरबीआई के बिहाफ पर वो ऑथोराइज पर्सन का इंस्पेक्शन करे, कोई भी ऑफिसर वही कर सकता है। तो वो इंस्पेक्ट करने क्यों आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ एनी स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन और पार्टिकुलर्स फर्निश टू द आरबीआई, कि ऑथराइज पर्सन ने आरबीआई के आगे जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट दी है, इंफॉर्मेशन दी है कि वो करेक्ट है या नहीं। या फिर ये देखने के लिए कि ऑथराइज पर्सन फुली कंप्लाई कर रहा है या नहीं, फेमा के प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, और या फिर कोई और इंफॉर्मेशन, obtaining any information or particular which such authorized person has failed to furnish, या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो एपी ने अभी तक नहीं दी, उस इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए भी आरबीआई का क्या ऑथराइज पर्सन को इंस्पेक्ट कर सकता है।
तो देखिए अब आरबीआई के इंस्पेक्शन के लिए आई है, तो ऑथराइज पर्सन की कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं कि इंस्पेक्शन में उनका साथ दे। तो अगर वो इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, तो उसकी ड्यूटी बनती है जो भी ऑफिसर आएगा इंस्पेक्ट करने के लिए, उसकी आगे ऑथराइज पर्सन बुक्स, अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट जो भी उसकी कस्टडी में है वो सभी क्या करे, उसके आगे रिप्रेजेंट कर दे, इंस्पेक्टर के आगे रख दे। अगर वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है, फर्म है, तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, फर्म के जो पार्टनर होते हैं, वो ये उनकी ड्यूटी बनती है कि सभी अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स क्या करे, इंस्पेक्टर के आगे, सैड ऑफिसर के आगे वो क्या कर दे, डायरेक्ट कर दे, अपनी उनको सारी इंफॉर्मेशन बताए। दैट इज़ ड्यूटी ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन। तो ये हमने सेक्शन 10, 11 और 12 पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।